वेलकम स्टूडेंट, मैं तबस्सुम खान लेमोरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हैं वो बायोलॉजी के ब्लड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है वो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है रुधिर स्कंदन। आज हम शरीर के अंदर स्कंदन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि जब भी हमें कोई चोट लग जाती है या फिर हमारे शरीर पे कहीं भी कोई कट लग जाता है तो वहाँ से जो है वो जो है रुधिर जो है बहने लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये रुधिर का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि जो त्वचा के अंदर उपस्थित रुधिर वाहिनियां होती है, उन रुधिर वाहिनियों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जो है वो रुधिर वाहिनियां जब क्षतिग्रस्त होती है तो उनसे जो है वो ये ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि कुछ देर बाद इस ब्लड का बहना जो है वो बंद हो जाता है और जिस जगह हमें चोट लगी है उस स्थान पर जो है वो एक जो है थक्का सा बन जाता है, क्लोट सा बन जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है कि जिससे कि रुधिर अपना बहना बंद हो जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं स्कंदन। कि जब भी कभी चोट लगती है तो उस जगह पर रुधिर का थक्का बन जाना और रुधिर के जो है बहने की प्रक्रिया को रोक देना रुधिर स्कंदन कहलाता है। और जो रुधिर वाहिकाओं से निकलने वाला ब्लड है उसको रोकने के लिए जो ये जाल जैसी संरचना बनती है उसे कहते हैं थक्का, इंग्लिश में कहते हैं क्लोट। ये जो ब्लड क्लोटिंग या रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया है वो हमारे रक्त के अंदर उपस्थित 13 कारकों द्वारा नियमित होती है। ये 13 कारक होते हैं जो कि रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को करवाते हैं। सामान्यतः व्यक्ति के अंदर जो है वो 3 से 6 मिनट के अंदर जो है रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया होती है। मतलब जब भी कभी चोट लगेगी तो 3 से 6 मिनट के अंदर अंदर जो है वो उस जगह पर क्लोट बन जाएगा और रुधिर का बहना बंद हो जाएगा। अब हम जो है वो रुधिर का स्कंदन किस प्रकार होता है उस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। जब भी हमें कहीं भी चोट लगती है, हमारे शरीर के किसी भी स्थल में चोट लगती है, मतलब हमारे किसी ऊतक में चोट लगती है तो हम उसे क्षतिग्रस्त ऊतक कहते हैं। ये क्षतिग्रस्त ऊतक जो होता है इसके रक्त वाहिनियां जो क्षतिग्रस्त होती है उनसे एक कारक का स्रावन किया जाता है जिसे कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टी। इसके अलावा जो यहाँ ये जो क्षतिग्रस्त ऊतक होता है इसकी रक्त वाहिनियों में जो रक्त है उस रक्त के अंदर उपस्थित प्लेटलेट्स, अपने पट्टिकाणु पहले पढ़ी है, वो प्लेटलेट्स भी जो है इस थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावन करती है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन स्कंदक कारक 7वें और 10वें स्कंदन कारक नंबर 7 और 10 को जो है वो सक्रिय कर देता है। ये दोनों स्कंदन कारक कैल्शियम +2 और एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये एंजाइम भी जो है वो प्लेटलेट्स द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये दोनों स्कंदन कारक कैल्शियम +2 और थ्रोम्बोकाइनेज के साथ मिलकर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक संकुल बनाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक संकुल बनाते हैं ये सारे मिलकर। और ये क्या करते हैं, जो ब्लड के अंदर उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन ब्लड के अंदर निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, तभी कोई काम नहीं करता। अब ये जो संकुल बना है ये इस प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कर देता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन की सक्रिय अवस्था है। अब ये थ्रोम्बिन कार्य करेगा और ब्लड के अंदर उपस्थित फाइब्रिनोजन जो ब्लड में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है, ब्लड में एकदम घुला हुआ है, उस पर काम करेगा और इसे जो है घुलनशील से अघुलनशील बना देगा। अघुलनशील फॉर्म में जो है ये एकलक बनाएगा जिसे बोलते हैं फाइब्रिन। ये फाइब्रिन एकलक जो होगा वो अघुलनशील होगा। धीरे धीरे फाइब्रिन एकलक जो है एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे और तंतुनुमा संरचना बनाएंगे। फिर ये जो सारे तंतु हैं वो आपस में जुड़ते हुए जो है वो बहुत सारे तंतुओं का एक जाल बना लेते हैं। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम +2 भी इनके जाल के बनने में सहायता करता है। ये जाल बन जाता है और उसमें जो है मरी हुई जो RBC, WBC जितनी रुधिर कणिकाएं मरी हुई है और जो भी क्षतिग्रस्त ऊतक की कुछ कोशिकाएं होती हैं इस जाल में फंस जाती हैं।
यहाँ आकर जो है ये जो है रुधिर के थक्के का निर्माण करती है। इस तरह जो है हमें हमारा रुधिर का थक्का मिल जाता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं ये जो है इसमें थक्का बनने के बाद रुधिर का जो तरल भाग है वो इससे अलग हो जाता है, कोशिकाएं रह जाती है और रुधिर का तरल भाग इससे अलग हो जाता है, जिसे हम अब जो है सीरम कहते हैं। रुधिर का जो भाग इससे अलग हो जाता है उसे सीरम कहते हैं। इस प्रकार रक्त स्कंदन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि पहले तो प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको सक्रिय करने वाले शंकुल का निर्माण, उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में सक्रियण, और उसके बाद में जो है वो थ्रोम्बिन के द्वारा घुलनशील फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित करना। वो जो ये फाइब्रिन बना है ये एकलक आपस में जुड़कर तंतु बनाएंगे, ये तंतु आपस में जुड़कर फाइब्रिन का जाल बनाएंगे जिसमें रुधिर कोशिकाएं वगैरह जो है वो जुड़कर पूरा थक्का बना लेती है। इसके अंदर रुधिर का जो है तरल भाग अलग हो जाएगा जिसे हम सीरम बोलेंगे। इस प्रकार ये रक्त स्कंदन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जो है वो 6 से 10 मिनट का टाइम लगता है और इस प्रकार जो है रुधिर जो है वो बहना बंद हो जाएगा, एक लोट बन जाएगा उस स्थान से। इससे जो है मैं एक बार फिर से आपको समझा रही हूँ, एक बार फिर से हम इसको रख करके दोबारा से इसको पूरे को दोबारा समझ लेते हैं। हमें जब भी चोट लगती है तो उस क्षतिग्रस्त ऊतक से जो है वो एक पदार्थ स्रावित किया जाता है जिसे कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित किया जाता है क्षतिग्रस्त ऊतक से। इसके अलावा इस क्षतिग्रस्त ऊतक की जो रक्त वाहिनियां हैं, उन रक्त वाहिनियों की पट्टिकाणु प्लेटलेट्स द्वारा जो है वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करेगी। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है मैंने बताया था आपको कि 13 कारक इस प्रक्रिया का जो है वो नियमन करते हैं। उन 13 कारकों में जो कारक नंबर 7th और कारक नंबर जो 10th है उन दोनों को ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय कर देगा। इन कारकों के अलावा जो है कैल्शियम +2 इनके साथ मिल जाएगा और इनके द्वारा एक एंजाइम स्रावित किया जाता है जिसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये सभी मिलकर जो है ये बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक शंकुल। ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक शंकुल जो बना है इन सब से मिलकर कारक 7th और 10th कैल्शियम +2 थ्रोम्बोकाइनेज, ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि अभी निष्क्रिय फॉर्म में है, इस निष्क्रिय को चेंज कर देगा थ्रोम्बिन में जो कि सक्रिय फॉर्म है। अब ये सक्रिय थ्रोम्बिन जो है वो रक्त के अंदर उपस्थित फाइब्रिनोजन जो घुलनशील अवस्था में उपस्थित है, घुला हुआ है ब्लड के अंदर, उसे जो है अघुलनशील फाइब्रिन में बदल देगा। ये फाइब्रिन एक एकलक है, धीरे धीरे फाइब्रिन के एकलक आपस में मिलते जाएंगे और सारे एकलकों से जो है वो तंतु आपस में जुड़कर फाइब्रिन का जाल बनाएंगे। इस जाल के अंदर जो है मरी हुई डेड सेल्स जो है ऊतक की RBC WBC जितनी भी कोशिकाएं वो जुड़कर रुधिर का थक्का बनाती है और इससे रुधिर का जो तरल भाग है वो अलग हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है, तरल इससे अलग हो जाता है। जो तरल अलग हुआ है उसे कहते हैं सीरम। इस तरह हमारी जो है वो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। इसमें अलग अलग जगह जो है वो अलग अलग 13 फैक्टर काम करते हैं। फैक्टर्स के नेम जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे उसको, बस इतना याद रखना है कि 13 फैक्टर जो है वो इस प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। हमने सिर्फ ये फैक्टर्स यहाँ देखे हैं कि फैक्टर नंबर 7 और फैक्टर नंबर 8 यहाँ काम आ रहा है। तो आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। थैंक यू।